पहलगाम आतंकी हमले के बाद से आतंक के आका पाकिस्तान पर भारत लगातार शिकंजा कस रहा है, चौतरफा घेर कर प्रहार कर रहा है, हर मोर्चे पर आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान को सरहद से लेकर यूएन तक मुंह की खानी पड़ रही है। भारत एक के बाद एक कई प्रहार कर रहा है। जहां एक और सेना आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मात देने के लिए बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे पर यूएन में भारत ने अपना मजबूत पक्ष रखा और कहा कि पाकिस्तान के मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि वो आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। इतना ही नहीं, एनआईए जांच में जुटी हुई है। खुलासा ये हुआ कि 22 अप्रैल को हुए हमले का मास्टरमाइंड हासिम मूसा है, जो कि हाफिज सईद के सीधे कांटेक्ट में रहता है। आतंकियों के आका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा को यह डर सता रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। उन्हें सबसे बड़ा यह डर सता रहा है कि हिंदुस्तान का प्रहार कब और कितना घातक होने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसी ने 25 लोगों से पूछताछ की। जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से पूछताछ की गई है। दरअसल एक वीडियो जो कि सामने, और ये सबसे लेटेस्ट वीडियो था, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषि भट्ट था, वो दरअसल जिप लाइन में वहां पर एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे जो ऑपरेटर था वो धार्मिक नारे लगाता है और उसके बाद वो एक्टिविटी शुरू होती है। लेकिन उस वीडियो में जो भी 22 तारीख को हुआ सब घटना कैद हो गई। वहां पर जो आतंकी पहुंचे, जिन टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन जिप लाइन से जो ऑपरेटर है उससे पूछताछ भी हुई है। मुजम्मिल उसका नाम बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौसमी सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, दामोदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले विनोद दत्ता जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, सर ये तो तय था 22 तारीख के बाद कि भारत करारा जवाब देगा, और अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में घबराहट देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिस तरह की रिपोर्टें पाकिस्तान से मिल रही हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरह का कंफ्यूजन, किस तरह का वहाँ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, या किस तरह से आप देखिए उनकी सेना में जिस तरह से लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रिजर्विस्ट को के लिए कॉल भेजा है। भारत में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। भारत के पास भी बहुत बड़े रिजर्विस्ट है, मैं खुद एक रिजर्विस्ट हूँ, और लेकिन भारत ने अभी भी अपनी जो सेना है उस पर कॉन्फिडेंस बताया है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की खलबली है, जिस तरह की वहाँ की सेना में इनडिसिप्लिन या बगावत की जो खबरें मिल रही हैं, वो बताती है कि वहाँ की जो आर्मी है उसकी जो शीन और शाइन है वो दोनों मतलब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरह का प्रण भारत ने लिया है वो दर्शाता है कि अब आतंकवाद के खिलाफ कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, और भारत ये चाहेगा कि पूरी मानवता के लिए इसको खत्म किया जाए, क्योंकि भारत केवल अपने देश के हित में ही नहीं सोच रहा। देखिए हर आदमी यही सोचता है कि मेरा देश सर्वोपरि है, लेकिन भारत में देखिए एक चीज बड़ी अच्छी देखी जाती है कि हमारे यहाँ हर प्रार्थना के बाद ये कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो जब हम ये कहते हैं कि साहब विश्व का कल्याण हो, इसका मतलब हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, या वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको अपनाते हैं। तो भारत चाहता है कि पूरे विश्व में शांति रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए विश्व समुदाय हमारे भारत साथ तो कहता है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे बख्शेंगे भी नहीं। सर मैं लौट रही हूँ, लेकिन दामोदर जी आपके पास आते हुए और यही सवाल कि पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट ऐसी है कि वहां पर जो आर्मी चीफ है उन्होंने अपने परिवार वालों को बाहर भेज दिया। बिलावल भुट्टो जो कि कह रहे थे कल तक कि सिंधु में खून बहेगा, वो ये कह रहे हैं वो अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं। वहां के मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि हम तो हाई अलर्ट मोड पर हैं, भारत कभी भी हमला कर सकता है। देखिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के चीफ, जैसा मेरे ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने कोट किया कि उनके अंदर जो घबराहट है वो साफ साफ दिखाई दे रही। ना सिर्फ उनके टीआरएफ जिन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था, सबसे पहले उसने हमले को क्लेम किया था, 3 दिन बाद उसने वापस से स्टेटमेंट ले लिया, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर दबाव रहा होगा कि भाई साहब इस घटना की जिम्मेदारी मत लीजिए, भारत हमारी धज्जियां उड़ाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिस तरह से दबाव बना, तो अब पाकिस्तान को तो ये तो मैसेज क्लियर जा चुका है कि अब कुछ ना कुछ होगा और बेहद बड़ा और डिसीजिव होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना कि पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के नेता, सब में एक भगदड़ का माहौल है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं जहाँ पे
उनके न्यूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स को रिवील किया जा रहा है, जहां पे दिखाया जा रहा है कि उनकी आर्मी ना सिर्फ रिजाइन कर रही है, बाकी देश छोड़ छोड़ के उनके परिवार भी जा रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में फेमस है, उनके जनरल्स जो शुरू से एक बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, जनरल बाद में होते हैं। मजहब ड्रिवन आर्मी है, जो कि उनके बाहर जो भी उनके सेफ हाउसेस हैं, हाइड आउट्स हैं, और जहां पे उनके बिजनेस चल रहे हैं, वहां पे उनके परिवार छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। ऐसे में वो कोई भी कदम उठाएंगे, और उस कदम का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना और भारतीय सशस्त्र सेनाएं सभी तैयार हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल विल भी है, और इस बार हमारी सरकार ने भी बिल्कुल पूरी तरह से इच्छा शक्ति जाहिर करी है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा हमेशा एक नारा होता है, हम उसके तहत अभी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अब आतंकवाद के खिलाफ हमें एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और अब आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे पाकिस्तान इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा करेगा, ना सिर्फ वहाँ की जनता बल्कि वहाँ की जो सेना है और सेना के जुड़े जितने लोग हैं, आला हुक्मरान, उन सबको भी अभी पछताना है। और इससे पहले भी हमने कदम उठाए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक, हमने एयर स्ट्राइक की और डिजिटल स्ट्राइक भी अब कर रहे हैं। मौसमी, आपके पास आते हुए, और सवाल ये कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से लड़ रहा है, चाहे हम डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, कार्रवाई हुई, वहाँ के जो यूट्यूब चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते थे, हमने उस लिहाज से भी एक्शन लिया। इसके अलावा जो 5 पॉइंटर्स में सबसे पहले कदम उठाया गया था, चाहे वो सिंधु जल समझौते को लेकर के हो, अटारी बॉर्डर बंद करने को लेकर के हो, इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को लेकर के हो, या फिर अभी हाल में यूएन में पाकिस्तान को लताड़ने को लेकर के हो, हर फ्रंट पर भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आज की जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं डिजिटल, आपको जो डिजिटल स्ट्राइक के बारे में बताना चाहती हूँ। आज की जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड हो चुका है, डेटा सबसे डेंजरस एम्यूनेशन है एक्चुअली, और डेटा के थ्रू जो नैरेटिव्स फैलते हैं वो एक्चुअली इट्स अ वेरी डेंजरस वेपन। एंड ये आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों को प्रोवोक करते हैं, ये एक जो यूथ को ना साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है भारत ने कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दे। बहुत जरूरी था। आप देखिए, माइनॉरिटीज को प्रोवोक करेंगे, यूथ को प्रोवोक करेंगे, और प्रोवोकेशन से क्या होता है फिर ये हमारा क्यों लोकल सिंपैथाइजर्स क्यों है, क्यों उनको शेल्टर दे रहे हैं स्लीपर सेल्स को। तो ये यूट्यूब चैनल्स हो या कंटेंट क्रिएटर्स हो, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। आप देखिए देश के खिलाफ एंटी इंडिया, इवन मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे अपने देश में भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एंटी इंडिया नैरेटिव्स फैला रहे हैं, जो देश में ही भड़काने के लिए। अभी जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ है, पूरा दुनिया साथ है टेररिज्म के अगेंस्ट में, ऐसे भी हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स है जो एंटी इंडिया नैरेटिव्स फैलाएंगे। सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजिटल स्ट्राइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा, एंड भारत ने ये कदम उठाया है। आई थिंक एआई को हमें यूज करना चाहिए, उनको ट्रैक करने के लिए, सिस्टम्स को ट्रेस करने के लिए। CERT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि डोमेन कहाँ है, होस्टिंग कंट्री कहाँ है, इवन हम एडमिन लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजिकली, और ये डिजिटल जो ये स्ट्राइक है और जो ये वॉरफेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा है कि टेररिज्म ऐसा नहीं कि आप कुछ टेररिस्ट को मार गिराए, क्योंकि कल को और फिर वो पैदा करके भेजेंगे। हमें जड़ से उखाड़ना है। जड़ से उखाड़ने के लिए हमें उनके बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा, उनके पूरा रूट को तोड़ना पड़ेगा, और रूट को पूरा उखाड़ के फेंकने के लिए ये सारे जो 5 पॉइंटर्स आपने बोला है, जो डिजिटल स्ट्राइक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आगे देखेंगे और भी। अभी आपने मौसमी ये इस बात का जिक्र किया कि कुछ कंटेंट क्रिएटर हमारे देश में भी हैं जो कि एंटी इंडियन एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कई पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं मौसमी, कई पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं जो भी सवाल उठा रहे हैं, जो एक तरफ कहते हैं कि जंग जरूरी नहीं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई आतंकियों के पास कितना वक्त होगा कि वो धर्म पूछेगा। लेकिन हमें उस बहस में जाना ही नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो सिचुएशन है उस पर, और भारत सरकार जो लगातार कदम उठा रही है, इसी वजह से आप सभी को हमने आज बुलाया है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लगातार कनेक्टेड, और क्योंकि अदिति ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अदिति, लगातार हम घाटी में कार्रवाइयां भी देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो जांच एजेंसी है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ताजा सिचुएशन आप बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि अभी जो रिसेंट पूछताछ हुई है वहां पर अभी सिचुएशन क्या है। कई लोकल टेररिस्ट को चिन्हित करके उनकी इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया। संदेश साफ है, आतंक को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में।
देखिए, इसको क्या है कि हम ये बात सलाम करते हैं भारत को, भारत की नौसेना को, भारतीय सेना को, उनके शौर्य के बारे में बेहतर तरीके समझते हैं। घर में घुस के हमने उनको मारा है। पाकिस्तान डरा हुआ इसलिए है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हम कर चुके हैं। इस बार भारत नाराज है, ये पाकिस्तान बेहतर तरीके समझता है। इस बार उन्होंने ना सिर्फ पूरे भारत को तो उकसाया ही है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी ये नजर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान बाज नहीं आता अपने पाक नापाक इरादों से। अब देखिए, ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा ग्राउंड जीरो पर क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ। ग्राउंड जीरो पर देखिए तैनाती जबरदस्त है, ना सिर्फ भारत की तरफ, क्योंकि मैं एलओसी पर होके आई, तैनाती तो पाकिस्तान ने भी अपनी जबरदस्त कर रखी है। दूसरी बात है, पूरी रात भर पाकिस्तान डरा हुआ है या सचेत है। रात भर जो उनका एयर स्पेस है वहां पर उनके जो फाइटर जेट्स हैं घूमते रहते हैं। हमें देखिए दुश्मन की जो प्लानिंग है उसको भी समझ के रखना चाहिए। दुश्मन कमजोर है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एड जबरदस्त कहीं से आ रहा है। आप देखिए कि जब ये चार टेररिस्ट आए तो उनके पास ना सिर्फ AK-47 थी, उनके पास कैमरास थे चाइनीज मेड, उनके पास सैटेलाइट फोन्स थे चाइनीज मेड, उनके पास ड्रोन्स थे और भी बड़ी प्लानिंग थी ड्रोन के साथ हमला करने की। तो जब हम किसी की कमर तोड़ना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे पूरे जो चौतरफा जो LOC जहां से भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है या जहां से हम बॉर्डर से हैं, वहां पर भारत की तरफ से भी चौकन्ना है। दूसरी बात है, कश्मीर में जो भी लिंक्स मिल रहे हैं उनको पकड़ के चिन्हित करके या तो उनके घर के नस्तो नाबूद किया जा रहा है, या फिर अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट है तो उनको बुलाकर हिरासत में रखा जा रहा है। ये बात अलग है कि भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आजादी है, जैसे कि पाकिस्तान में नहीं है। तो आजादी होने के चलते लोग ये कह रहे हैं कि गलत है एंड फेक एनकाउंटर है, तमाम तरीके की बातें। हमारे आजादी है इसलिए बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए कल से एक वीडियो चल रहा है, इसमें दोनों ही बात है जो गलत है और बोलनी जरूरी है बतौर पत्रकार। जब मैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर पहलगाम का हमला हुआ, जब मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले वहां पर थी, वहां पर NIA की टीम ने ऑफ रिकॉर्ड हमसे कहा कि जितने भी मैगी वाले थे, चाय वाले थे, कोल्ड ड्रिंक वाले थे, पॉपकॉर्न बेचने वाले थे, चिप्स बेचने वाले थे और वहां पर जो खच्चर चलाने वाले थे, हमने सबको पकड़ा है और सबसे हम एक चीज पूछ रहे हैं। ये बात हमें वहां पर डेप्यूटेड CRPF, आर्मी, NIA की जो टीम है, ऑफ रिकॉर्ड हमें बताई गई थी। अब कल वीडियो आता है, वीडियो में दिखाता है कि वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, जो आदमी जिप लाइन से उसको आगे बढ़ा रहा है, सब पता है, गोलियां चल रही हैं। फिर कहा जाता है कि NIA ने उसको बुला लिया है पूछताछ के लिए। मेरा सवाल यहाँ पर उठता है कि NIA ने अब क्यों बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया? अब तो ये वीडियो में दिख रहा है अल्लाह अकबर पूछते हुए, तो क्या कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वहां पे हर मैगी वाले को, हर खच्चर वाले को, वहां पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले को, चिप्स बेचने वाले को बुलाया, तो जिप लाइनर से पहले पूछताछ क्यों नहीं हुई है? अब जब वीडियो सामने आया है तो पूछताछ हुई है। हम चौतरफा देखिए सर्च ऑपरेशन में भी लगे हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, एक बार की तो बात हमको ऑफ रिकॉर्ड एक अधिकारी ने बताई है कि वो चारों दिखे, एक रात पहले वो जंगल के एक घर में जाकर खाना छीन कर लेकर भी आए, भागते हुए नजर आए, लेकिन उनके पास सैटेलाइट फोन है, घने डेंस जंगल होने के चक्कर में वो हाथ से निकल जाते हैं। तो चौतरफा NIA की पूरी जो यह सर्च ऑपरेशन है वो चालू है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ है भारत को करना है। बिंदुवार समझ लेते हैं। पहला तो फुल प्रूफ प्लानिंग करनी है। देखिए पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत बख्शेगा तो है नहीं, बिल्कुल, और उसकी तरफ से बयानबाजी भी आ रही है, पाकिस्तान चौकन्ना भी है। तो हमको 100%, देखिए हम टारगेट ऐसा करें कि हम जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में उनके ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था। तो सबसे पहली बात तो है कि हम अभी पाकिस्तान अलर्ट है, आतंकी अलर्ट है, छुपे हुए हाइड आउट्स में, तो हम ऐसा क्या करें जो 100% टारगेट हिट हो। दूसरी बड़ी बात है कमर तोड़ने की बात, ये बहुत जरूरी है। हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करवाना ही होगा। हमें सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया भले ही भारत के साथ हो हर इंटेंशन के साथ, लेकिन देखिए वहां का जो टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म, वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी भी तरह का स्टेप लेते हैं, और चाइना के लिए देखिए जो पूरा सऊदी अरेबिया से जो पूरा ट्रेड चलता है, जो पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड का रास्ता है वो सऊदी अरेबिया से आता है शॉर्टकट, वो साउथ चीन सी से नहीं जाता। तो तमाम तरीके की ऐसी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से
जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है वो यही है कि अभी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे डिप्लोमेसी के लिहाज पे बहुत सारी तरीके से ये देखना होगा कि कैसे काम किया जाए, बहुत सारी तरीके से ये समझना होगा कि हमको इसकी कमर का तोड़नी है। सबसे बड़ी कमर है फाइनेंशियल तरीके से तोड़नी है, फाइनेंशियली तोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही की बात को अदिति थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ और विनोद सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। और दरअसल मैं वहाँ के रेल मंत्री का एक स्टेटमेंट देख रही थी जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास भाई गौरी है, शाहीन है, गजनवी है, तो हमारे पास भी तो पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, अग्नि है, हम कहाँ पीछे हैं? देखिए हमारे पास जो डिफेंस का जो बजट है, एक मिनट आ रही हूँ ये जी ये विनोद जी से, उसके बाद मैं आदित्य आपका भी रिएक्शन लेती हूँ। विनोद जी देखिए उनका स्टेटमेंट था वो बड़ा बचकाना था, और अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब हमारे पास ये है, हमारे पास शाहीन है, तो हमने भी ये जो मिसाइल्स है वो उनको ताबूत में रख के बिल्कुल तो ये दिल को दिलासा देने वाली बात है क्या पाकिस्तान के लिए सर? बिल्कुल। देखिए हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर सकता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं ना वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है। तो मैं मतलब वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो जनरल साहब हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी भी वक्त है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा लोगों को माफ किया है। तो उनको बजाय इसके अपने गुरूर में रहने के लिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी जो देखिए उनकी है कमर्शियल आर्मी, हमारी है प्रोफेशनल आर्मी, उनकी है मर्सनरी आर्मी, हमारी है मिलिट्री फोर्स है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें चाहिए, देखिए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए केवल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। सन 65 की लड़ाई में अमेरिका ने उन्हें बहुत बढ़िया टैंक्स दिए, बहुत बड़े हथियार दिए। भारत ने अपने केवल जो फोर्सेस या जो हमारे ट्रुप्स थे उनके जोश के ऊपर वो युद्ध जीत लिया। तो ये सब चीजों के लिए मैन मटेरियल और मोराल जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। वहां की फौज में भगदड़ मची हुई है। आप देखिए जहां 250 या 450 अफसर छोड़ के जा रहे हों, जहां कोर कमांडर रिजाइन कर रहे हों, जहां मतलब लीडरशिप तो चलो रिजाइन करते हुए देखी है मैंने, लेकिन जहां रैंक एंड फाइल रिजाइन कर रहे हों, तो ये एक तरह से बताता है कि वहां किस तरह से बगावत हो रही है उनकी सेना में। तो पहली बात तो उनको एक इंटरनल रिव्यू करना चाहिए, और केवल एक सर्विस मैन जो इकट्ठे करने से काम नहीं चलता। यू रिक्वायर ए प्रोफेशनल आर्मी टू फाइट ए वॉर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, और ये तो हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से खलबली मची हुई है। दामोदर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अदिति आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती थी। अदिति ये तो सवाल ही नहीं है, जैसे उन्होंने कहा बचकानी बात है। भारत का जो डिफेंस का जो बजट है वो शायद कितने टाइम्स पाकिस्तान से ज्यादा है। मोराल की बात तो भारत की आप देख ही लीजिए, पर एक बात है कि भारत अभी मिशन पर आगे बढ़ रहा है, इसके नहीं अदरवाइज ऑल्सो वो भारत को डेवलप, हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था तक जाने वाले हैं। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सड़कों से, नौकरियों से, तमाम तरीके की चीजों से हम इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत ये सोच रहा है, देखिए भारत कभी जैसे वो बात है कि हम कोई छेड़ने देते नहीं, कोई छेड़ेगा तो बख्शते नहीं, लेकिन सवाल यह है कि होने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, भारत के पास है। तो ऐसे में अब शायद ये जो समय लग रहा है, रणनीति बन रही है, और समय लगना भी चाहिए, कुछ ऐसी पाकिस्तान की तरह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या करेगा, उसको आतंकवाद फैलाना आता है। अगर हमने अटैक भी करा किसी भी स्थिति में, तो वो पलट के किसी न किसी और लिहाज से अटैक करेगा, बुज़दिलों की तरह आतंकवादी हमले और कराएगा, कहीं और से कराएगा, यहाँ के स्लीपर सेल्स को एक्टिव करेगा। तो भारत को चौतरफा सोचना है, लेकिन फिर घूम फिर कर बात आ रही है कि अटैक हमें करना है क्योंकि जवाब हमें देना है, लेकिन इसके साथ साथ परमानेंट इलाज यही है कि भारत पाकिस्तान का जो फंड है हमें दूसरे देशों के साथ यूएन में जो अप्रोच कर देता है, चाहे चीन के माध्यम से, वो ग्रे लिस्ट में आते आते ब्लैक लिस्ट में नहीं आ पाता। हमको इस लिहाज से भी बहुत कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। यही मुझे ऐड ऑन करना था कि डिफेंस के मामले में भारत बहुत आगे है, पाकिस्तान की जो हालत है वो नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि भारत बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, उसको ही सोचना होगा कि नुकसान पाकिस्तान का ज्यादा है या हमारा ज्यादा है। बिल्कुल, और दामोदर जी एक चीज तो बिल्कुल तय है कि भारत पाकिस्तान में कोई तुलना हम कर ही नहीं सकते। आप देखिए जैसा अदिति कह रही है कि डिफेंस बजट के लिहाज से भी उनसे कई गुना आगे हैं। दूसरी चीज कि 47 के बाद जब भी पाकिस्तान और भारत उस फेज में आए हैं, तब भारत की ही जीत हुई है। फिर पाकिस्तान को घमंड किस बात का? यही देशों का जो उसे फंड कर रहे हैं, जो बैक कर रहे हैं। मूर्खता का घमंड है। दामोदर जी प्रिया, मैं एक बात स्पष्ट तौर से बता दूं, जब भी मिसाइलों की बात हो रही थी, ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने जैसा बोला, मैन मोराल एंड मैनेजमेंट, ये सब मटेरियल, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारे यहाँ की सेना का जो मोराल है पाकिस्तान की सेना से कई गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ वॉलेंटियर्स की फ़ौज है, युवा यंग जोश है हमारे पास।
अग्निवीर हैं, और उसके अलावा दुनिया भर का एक्सपीरियंस हमारी सेना कारगिल में, सियाचिन में, अलग अलग टेरेन में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लेके आ रही है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सरसाइज चलती है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बात आती है अगर मिसाइल्स की और इन सब चीज़ों की, तो अभी पाकिस्तान के पास ICBM है ही नहीं, ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं। हमारे पास अग्नि है जो 5000 किलोमीटर की रेंज है। पाकिस्तान बहुत छोटी चीज़ है भारत के हथियारों के सामने। दूसरी बात, अदिति ने जो कहा कि पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आते आते ब्लैक लिस्ट होने से बच जाता है। यहाँ पे अब भारत को देखना कि वो कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे समर्थन करते हैं। फाइनेंशियली हमें भारत को उनके साथ भी अपने रिश्तों के बारे में सोचना होगा। इसके साथ साथ हमारी जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसकी जो भी तैयारी चल रही हो, भारत वो निर्णय नीति निर्धारकों को लेना है। लेकिन मुझे भरोसा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं माकूल जवाब देंगी, समय और हालात के मुताबिक। ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ना है क्योंकि वो बेहतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज समय आ गया कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा। और इन सभी मौक़ों पे भारत को ये भी देखना है कि पाकिस्तान की जो फंडिंग हो रही, जो भी देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये बहुत मैटर करता है इस समय। थैंक यू प्रिया। मौसमी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और एक बात जो निकल करके सामने आ रही है कि पाकिस्तान और जो मुल्क उसे सपोर्ट करते हैं उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम एक्शन ले नहीं रहे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं बिगर पर्सपेक्ट पे आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि सबके जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई वहाँ के अकाउंट्स को बैन करने से क्या फ़ायदा, वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ PK के जो हम देखते थे एक्स प्रोफाइल को बैन करके क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद ये भी सामने आई बात कि वहाँ पर जो मंत्री हैं हमने उनके एक्स अकाउंट को बैन कर दिया। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है कितने महत्वपूर्ण है, मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए अभी मौसमी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद कोई इंडिया को पुश करना हाँ, चाहिए। हाँ ठीक है मौसमी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, प्लीज कंटिन्यू। हम सुन पा रहे हैं? जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इंडिया को अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत को पाकिस्तान को FATF से ब्लैकलिस्ट करने के लिए पुश करना चाहिए। FATF से जब ब्लैकलिस्ट करेंगे तो इनको इंटरनेशनल जो एड है, आप सुन पा रहे हैं? जी जी प्लीज, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। इंटरनेशनल जो फंडिंग आते हैं, इनकी एड है, वो सब बंद हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान को में बैन हो जाना चाहिए। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है ठीक है, ये सारे कदम उठाना बहुत जरूरी है और भारत लगातार कदम उठा रहा है, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है। संदेश साफ है कि किसी भी सूरत में आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अदिति, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।